हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज है 25 मई 2025। आज ही के दिन बहुत से जो स्टूडेंट थे जिनका सपना था कि वो यूपीएससी का जो अटैम्प्ट है वो इस बार दे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका आज फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ होगा, और ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका आज लास्ट अटैम्प्ट हुआ होगा। तो देखिए, इस बार का जो यूपीएससी का जो पेपर था वो कैसा था वो हम डिस्कस करेंगे। एक ही दिन में हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करके हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारा रहेगा सेट ए। आपको पता होगा कि जब आप एग्जाम देने बैठे होंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी कि यूपीएससी किस पैटर्न में एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करती है, क्या पैटर्न रहता है, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है। ये सारी चीज़ आपको पता होगा, तब जा करके आपको जाके करके अपना अटेम्प्ट दिया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। होप सो कि आप सब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाएं, मेंस क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू तक पहुंचे और सिलेक्शन ले फाइनल। यही उम्मीद करता हूं मैं। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा, बहुतों का पेपर जेन्युइन गया होगा, बहुतों का पेपर लग रहा होगा कि हाँ कि इस बार नहीं हो पाएगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन आप वही चीज़ें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मिस्टेक की, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा इस बार, तो आप देखिए उम्मीद मत छोड़िए। अभी और भी अटेम्प्ट हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा, तो आज उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि जो मिस्टेक हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई है वो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना करें। या इन शॉर्ट, आज हम अपने पेपर को एनालाइज करेंगे। डेली 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं रखेंगे। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो आंसर अभी डिस्कस करूँगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो। अगर आपको लगता है कि जो आंसर मैंने डिस्कस करा वो आंसर गलत है, और तो आप उसका राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही 100% सही है। मेरे से भी सीनियर फैकल्टीज हैं या जो स्टूडेंट हैं वो भी देख रहे होंगे। अगर देख रहे होंगे वीडियो, तो आप ज़रूर बताइएगा कि नहीं ये चीज़ आंसर गलत है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यही आंसर होगा, तो अगर ये आंसर आपने टिक नहीं किया है तो ये किया तो वो आपका गलत नहीं। यहाँ पे मेनली हमारा चलेगा डिस्कशन। कुछ आंसर मैं अपने बताऊंगा, अगर मेरे आंसर गलत लगते हैं या एक्सप्लेनेशन में कोई मिस्टेक होती है वो आप बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पेपर डिस्कस करते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एज इस साल नहीं रही होगी यूपीएससी एग्जाम देने के लिए, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें हम कोई फालतू बातें नहीं, सिर्फ हम 10 क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। जो कि न्यू स्टूडेंट हैं, जो कि अगले साल अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या जो अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो उनके लिए कुछ ओवरव्यू बता देता हूं मैं। देखिए, चाहे आप यूपीएससी के पेपर की बात कीजिए या पीसीएस की बात कीजिए, 4 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें, सी सेट को हटा करके, अभी हम सी सेट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जीएस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। इसी में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिल जाएगा, डिफेंस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन होंगे, और इंपॉर्टेंट डेट, जिसमें हम थीम सब पे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट और इस साल का थीम क्या था, या थीम्स मैचिंग करने के लिए भी आ जाते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं नोबेल प्राइज के, ऑथर एंड बुक्स के। ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है। ओवरऑल यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 1 में 100 क्वेश्चन पूछता है, 200 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें आपका 0.66 मार्क्स जाता है। आपको देखिए, प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके कहीं नहीं जुड़ते हैं। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाते हो तो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, प्रीलिम्स के नहीं जुड़ते हैं। जो प्रीलिम्स का 4/100 का मार्क्स होता है वो कहीं नहीं जुड़ता है। इसलिए आपको प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस पे फोकस होना चाहिए। प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए डिफिकल्टीज की अगर हम बात करें प्रीलिम्स में, तो जो कठिन हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसकी जो नंबरिंग होती है वो 30 से 35% होती है। अगर आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हर एक कैंडिडेट उसको ये क्वेश्चन हार्ड लगेगा। उसके बाद अगर हम मीडियम क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो रहता है हमारे पास कितने परसेंटेज का, मीडियम क्वेश्चन रहता है 40 से 45%। और जो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन रहता है वो रहता है हमारे पास 20 से 25%। ये आपको डिफिकल्टीज लेवल देखने को मिलेगा यूपीएससी एग्जाम। मतलब हर साल यूपीएससी अपने पेपर को इस तरीके से सेट करती है कि उसको कोई भी मतलब
रटने वाला जो स्टूडेंट है वो इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता। या अगर कोई इंस्टीट्यूट ये क्लेम करता है कि हम आपको सिलेक्शन देंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, तो वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पेपर ही वो इस तरीके से सेट करता है ताकि हर एक बच्चा जिसने खुद से स्टडी करके कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वही इसको क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये तो था डिफिकल्टीज लेवल। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मीडियम और इजी वाले पे, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी का टारगेट लेके चलिए तो आपको पता होगा जनरल कैटेगरी का ही टारगेट सबसे ज़्यादा हाई रहता है। आपको मात्र 60 से लेकर के 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना, मान लीजिए आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें गलत क्वेश्चन टिक करने से बेटर है आप वो क्वेश्चन ज़्यादा टिक करें जिसमें आप श्योर है कि नहीं इस पे हमारे आंसर एकदम सही जाएंगे। क्योंकि जनरल कैटेगरी से भी आप देखोगे तो जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो टारगेट है वो 120 से 140 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। मतलब 120 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता है, जाता ही नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है। अगर आप इतना तक भी स्कोर कर रहे हो तो आपका GS1 कंप्लीट है। और CSET कंप्लीट करने के लिए आपको मात्र कितना चाहिए, 33% चाहिए। उसमें कितने रहते हैं, 80 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का रहता है, तो आपका प्रीलिम्स क्या हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा। इसमें आपको मात्र 33% चाहिए होता है, इसमें आपको कट ऑफ लिस्ट में आना होता है। तो आप 120 से 140 तक का टारगेट लेके चलो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा GS का, जो प्रीलिम्स का GS1 पेपर है, जनरल स्टडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो हार्ड क्वेश्चन लग रहा है उसको आप तब अटेम्प्ट करो जब आपको लगता है कि नहीं हमें आता है, आप इसका आंसर दे सकते हो तब। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मीडियम और इजी वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी में आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है क्लियर करने की वो ज़्यादा रहती है। फालतू में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सोचोगे कि हम क्वालिफाई कर लेंगे तो नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें आपके हर एक क्वेश्चन पे 0.66 मार्क्स क्या होते जा रहे हैं, नेगेटिव कटते जाएंगे। तो सही क्वेश्चन में भी मार्क्स कटवाना ये कोई समझदारी का काम नहीं होता है। आप मेनली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसमें आप श्योर हो 80 से 90% या पूरे 100% आप श्योर हो कि नहीं ये क्वेश्चन हमारा सही ही जाएगा, तो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर यूपीएससी में 100 क्वेश्चन है तो आपको 60 क्वेश्चन, या आप ऐसे मान के चल लो 50 क्वेश्चन तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है जो कि आपका कितना हो, 100% आपको लगता है कि सही ही होना चाहिए। गलत क्वेश्चन, फालतू में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की गलती मत करना, क्योंकि यूपीएससी 30-35 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सेट करता है कि उसमें आपके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम ही रहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मीडियम और इजी पे करना है। तो आज हम सेट ए डिस्कस करने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट रहते हैं, करंट अफेयर भी रहता है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर बिल्कुल ही पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसमें, ये क्वेश्चन है रिलेटेड इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें किस टॉपिक से, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इनमें से ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है, यानी कि इन चारों में से कौन ऐसे फंड्स हैं जो कि किसी में आते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आता है। जैसे पहला है बॉन्ड्स, दूसरा है हेज फंड, तीसरा स्टॉक और चौथा है वेंचर कैपिटल। तो देखिए अगर आपने क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी या आपने रमेश सिंह की बुक पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आप इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से दे सकते हो। क्योंकि देखिए अगर हम बॉन्ड की बात करें और स्टॉक की बात करें तो ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ना कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। तो अगर हम इसमें से दोनों को कट कर दें तो हमारे पास सीधा सीधी ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, ओनली 2। अगर हम हेज और वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये दोनों क्या है, हमारे अल्टरनेटिव फंड है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये समझिए कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है ना, ये क्या होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल फंड है जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, इन सबसे क्या होता है, अलग होता है। और सिर्फ यही दोनों नहीं आते हमारे अल्टरनेटिव फंड इन्वेस्टमेंट फंड में। अगर हम प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट फंड, इसकी भी बात करें तो ये भी हमारा किस में आता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आरबीआई बैंक है उसके सोर्स क्या है, यानी कि इनकम सोर्स क्या है।
अब ये भी क्वेश्चन आपका किससे निकल के आता है, ये भी आपका निकल के आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कौन सा, बैंकिंग सेक्टर वाला जो टॉपिक है ना, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा बैंकिंग वाला चैप्टर, उसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है कि इनमें से आरबीआई का सोर्स, इनकम सोर्स क्या क्या है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो आरबीआई है उसके लिए जो इनकम सोर्स है वो क्या देखने को मिलेगा कि वो जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो खरीदता और बेचता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, कि आरबीआई जो विदेशी मुद्राएं होते हैं लाइक जैसे डॉलर है उसको खरीदता और बेचता है, तो वो भी उसके लिए क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पेंशन फंड मैनेजमेंट। चौथा है लीडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। पांचवा जो ऑप्शन है वो कहता है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, यानी कि जो आरबीआई है वो पैसे छापता और डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी उसके लिए क्या है, एक इनकम सोर्स है। अब इन सब में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि देखिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले ये जरूर इंश्योर करो कि क्वेश्चन में करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि ये हमसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हम फ्लो में करेक्ट लगा देते हैं, पता चलता है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ था। तो सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि स्टेटमेंट में करेक्ट का है या इनकरेक्ट का है। तो देखिए अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि जब आरबीआई फॉरेन करेंसी को खरीदता है और उसको बाद में बेचता है तो उसके लिए क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। जैसे डॉलर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो अभी के टाइम पे एक डॉलर कितने वैल्यू, मतलब एक डॉलर कितने करेंसी हमारे इंडियन रुपीस की होगी, तो अप्रोक्स आपको 80 से 90 या अबव 95 तक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, सॉरी पहला स्टेटमेंट मैंने आपको दूसरा स्टेटमेंट बता दिया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल आरबीआई उसको जब खरीदता और बेचता है तो उसके लिए वो क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। दूसरा स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमारा आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को खरीदता और बेचता है तो वो भी उसके लिए क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। यानी कि पहला और दूसरा हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जैसे देखिए अगर हम तीसरे और चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि आरबीआई एक तो डायरेक्ट कंपनी को वो लोन नहीं देता है, वो बैंकों को देता है रेपो रेट पे और एमएसएफ रेट पे, ना कि प्राइवेट कंपनी को। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। वो क्यों गलत है, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें वो इंडियन गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको पेंशन फंड मैनेजमेंट नहीं करता, या उसका जो वर्क एरिया है या जिसे हम कार्य क्षेत्र कहते हैं वो नहीं है। तो इसलिए हमारे ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कॉम्प्लिकेट है फिफ्थ स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आरबीआई है वो एक तो नोट भी प्रिंट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। देखिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग सोर्स नहीं आ रहा है, वो उसका एक खर्च है ना कि इनकम सोर्स है। तो अगर हम फिफ्थ स्टेटमेंट को अगर हम मान ले कि ये गलत है तो हमारा राइट आंसर निकल के आता है ए। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत से इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने अपने आंसर में क्या बता रखा है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। तो आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए सही है, और जो बहुत से इंस्टीट्यूट वालों ने जो डिस्कस करके ऑप्शन डी लगाया है आप एक बार उसको वेरीफाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। जो स्पेशली आपको ये करना है कि जो फिफ्थ स्टेटमेंट है उसको क्लेरिफाई करना है कि क्या जब रिजर्व बैंक नोट छापता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो उसके लिए अर्निंग सोर्स है या उसके लिए एक एक्सपेंडिचर, उसके लिए खर्च है। तो मेरे हिसाब से तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऑप्शन डी है तो मुझे उसका एक बार क्लियरिफिकेशन बताइएगा विद एक्सप्लिसिट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ वही सही है, यहाँ पे हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरे आंसर गलत होते हैं तो आप करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन में बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए या जब अपनी सोच रहे हैं कि वो यूपीएससी की एग्जाम प्रिपेयर करते तो उनको भी पता रहेगा कि नहीं इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मतलब तीन
स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब 3 स्टेटमेंट में क्या, एक साइड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है, दूसरी साइड उसके फंक्शन का नाम दे रखा है, और तीसरे साइड क्या दे रखा है कि किसके अंडर में रह करके काम करते हैं, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से आप रिलेटेड कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में पहला दे रखा है कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, इसका मेन काम क्या होता है कि जो फंगिमेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 है, इसको वो क्या करता है, इन्फोर्समेंट करता है। और ये किसके अंडर में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है। दूसरा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या रखा है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इसका मेन काम क्या है, इन्फोर्स करना जो प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट है, जो कि कब आया था, 1962 में आया था। और ये किसके अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे में कहता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट। ये इसका मेन काम क्या होता है कि कैरी आउट करना जो भी बिग डाटा होते हैं उसको, बिग डाटा एनालिटिक्स, ताकि अच्छे जो बेस्ट टैक्स पॉलिसी है उसको क्या किया जा सके, इन्फोर्स किया जा सके बेटर टैक्स पॉलिसी के लिए। और ये किसके अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो जी नहीं, हमारा इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा ही सही है, बाकी पहला गलत है। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो वो गलत है, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है, ये भी आता है किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब 2 स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग में है, BRSR के रिगार्डिंग में। तो देखिए, जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मेडिकेट्स करता है जितने भी जो लिस्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर में, उसको सबमिट और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वो सबमिट करता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारी कंट्री में जो कंपनियां हैं सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब इन दोनों में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसमें भी क्या पूछा गया था, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो देखिए, पहला आंसर मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम बात करें जो BRSR को लागू करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो किसकी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है, ना कि RBI की। तो इसीलिए हमारे ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने 2021 से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशंस के लिए BRSR को क्या किया था, अनिवार्य किया था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम BRSR रिपोर्ट की बात करें तो मैं कंपनी में एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस यानी कि ESG से जुड़े जितने भी नॉन फाइनेंशियल नेचर्स थे, यानी कि जो पहलू थे, उस पर क्या क्या है, अपनी जानकारी दी। जैसे कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो हमारा कार्बन एमिशंस होते हैं, कर्मचारी कल्याण, CSR, डाइवर्सिटी, एथिक्स, इन सब पे। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर निकल के आता है वो बी निकल के आता है, ना कि ऑप्शन सी। तो राइट आंसर आपको क्या लगाना था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 5। तो जो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें आपसे के पास क्या दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सही है, ठीक है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि रूरल एरिया में यानी कि हमारे देश के अंदर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जैसे कि अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जो मुर्गी पालन वाली जो होता है ना एग्रीकल्चर, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री में भी काउंट करते हैं, राइट। दूसरा वूल रेयरिंग यानी कि जो ऊन की क्या होती है, यानी कि जो ऊन का जो उत्पादन किया जाता है, ऐसे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उस पे
किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आप मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें आपसे क्या कह रहा है कि हमारे देश के अंदर में जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उस पे किसी भी तरीके मतलब उसको किसी भी तरीके के कैपिटल असिस्ट में के अंदर में नहीं रखा जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इजी वे में क्वेश्चन यही स्टेटमेंट कहा गया है। जैसे ऑप्शन ए है हमारे पास कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कि स्टेटमेंट सेकंड वो स्टेटमेंट फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा आपके पास इस जो ऑप्शन है वो कहता है कि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन सी जो है वो कहता है कि हमारा पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी कहता है कि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपको लगता है कि इसका जो राइट आंसर है वो बोथ होगा और पहला स्टेटमेंट सही है तो वो गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा ही सही है। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, ऑप्शन डी बनता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जो मुर्गी पालन है और जो ऊन की जो उत्पादन है, ऐसी जो एक्टिविटी है इस पे टैक्स लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे इसलिए टैक्स लगाया जाता है क्योंकि ये मतलब एक हेल्पिंग कृषि एक्टिविटी है, यानी कि सहायक कृषि कार्य से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। सॉरी, अगर हम फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत में जो एग्रीकल्चर लैंड है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में मुर्गी पालन और जो ऊन के उत्पादन है जैसे सहायक कृषि कार्यों से होने वाली जो आय है उस पर टैक्स नहीं लगता है, यही कहा था पहले स्टेटमेंट में। तो ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि केवल कृषि एक्टिविटी यानी कि जैसे फसल प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन करना, खेत में उपज पर ही टैक्स नहीं लगता है, को टैक्स से छूट रखा गया, बाकी सब पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आप इन शॉर्ट समझ लीजिए कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है लाइक क्रॉप्स प्रोडक्शन और खेत में उपज करना मतलब खेत में उत्पादन करना, उस पे ही टैक्स नहीं लगता है, टैक्स से छूट रखा गया, बाकी सब पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर हम जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, ऊन उत्पादन जैसी जो अलाइड एक्टिविटी पर यह छूट नहीं मिलती है, यह सिर्फ एग्रीकल्चर में ही पूरी तरीके से शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इस पर टैक्स की छूट नहीं मिलती। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो ग्रामीण कृषि भूमि है यानी कि जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल करके आता है, ऑप्शन बी। सॉरी, मैंने डी बताया था तो ऑप्शन डी नहीं, ओनली ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें आपसे क्या है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं और 4 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यानी कि 4 नहीं 3 दिए हुए हैं और तीनों में से बताना था कि कौन सा सही है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक MSP यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एक मेंबर है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास जो 30 क्रूशियल मिनरल्स है उसका हमारे पास क्या है, एक काफी ज्यादा रिच रिसोर्सेस है, यानी कि हमारे पास काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसके भंडार पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारी कंट्री के पार्लियामेंट में 2023 में एक अमेंडमेंट किया गया था, किसके लिए, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट, जो कि 1957 था, उसको एम्पावरिंग करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक्सक्लूजन ओकेशंस माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रूशियल मिनरल के लिए ये अमेंडमेंट किया गया हमारे पार्लियामेंट के द्वारा 2023 में। तो इनमें से बताने की कौन सा जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, मतलब अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो सही है, दूसरा गलत है
और तीसरा भी हमारा क्या है, सही है, सॉरी ये हमारा गलत नहीं है, सही है। तो राइट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया इसको, तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम दूसरी की बात करें ना, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि जो मॉडरेट यानी कि अगर हम बात करें जो क्रूशियल जो मिनरल्स है उसका जो भंडार है वो हमारे पास नहीं है। आज भी हम इसके लिए किस पे डिपेंड करते हैं, इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। और पहली स्टेटमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल सही है, इसका जो मेंबर है वो हमारा देश कौन सा मेंबर बना था, 14th मेंबर इसका बना था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब जहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसके मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है किसके रिगार्डिंग में, स्टॉक होल्डर के रिगार्डिंग में, और यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग में क्या दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखा है और इनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो देखिए इसमें ना 3 स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट के बेस पे देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी कंपनी में निवेश से मिलने वाले रिटर्न के संदर्भ में जो बॉन्ड होल्डर को स्टॉक होल्डर की तुलना में कम जोखिम वाला माना जाता है। पहला स्टेटमेंट कहता है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है आप ये भी समझ लीजिए। जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो कंपनी को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं यानी कि उधार देते हैं, उन्हें निश्चित रेट पे यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मिलता है। जो स्टॉक होल्डर होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं जिनका मतलब जिनका लाभ कंपनी के मुनाफे पे निर्भर होता है यानी कि कंपनी के प्रॉफिट पर होता है, इसलिए इनकी जो जोखिम होती है, इनका जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो बॉन्ड होल्डर है कंपनी के लेंडर्स होते हैं जबकि स्टॉक होल्डर उसके मालिक होते हैं। जैसे मैंने पहले में ही बता दिया था कि जो वो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो लोन देते हैं और स्टॉक होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखिए जो बॉन्ड होता है वो लोन देने वाला होता है और जो स्टॉक होल्डर होता है वो कंपनी के ऑनर होते हैं यानी कि कंपनी के मालिक होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो कंपनी के द्वारा जो रीपेमेंट के मामले में जो बॉन्ड होल्डर को स्टॉक होल्डर पर क्या देना होता है, एक प्राथमिकता उन्हें दी जाती है। तो ये भी सही है। अगर कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो पहले बॉन्ड होल्डर को भुगतान किया जाता है, स्टॉक होल्डर को सबसे अंत में पैसा मिलता है अगर कुछ बचता है तो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट सही है। और इसके हिसाब से अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए कैसे, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट फर्स्ट वो दोनों सही है और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो दोनों की क्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। इसीलिए हमारा क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है और राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं 8 में भी सिमिलर उसी तरीके से पूछा गया। इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए और तीनों स्टेटमेंट में से बताना था कि हमारे पास राइट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो जैसे देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ना 8th क्वेश्चन का, वो क्या कहता है कि जो भारत है वो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड होने वाले इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है जिससे यह तेजी से बढ़ा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, देखिए पहले ये समझ लीजिए कि पहला स्टेटमेंट सही क्यों है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा जो डिराइवेटिव्स ऑप्शंस बाजार बन गया था। 2023 और 2024 में भारत ने दुनिया का सभी इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का 70% से ज़्यादा ट्रेड किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रोज करोड़ों ऑप्शंस ट्रेड होते थे। तो इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन है यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो भारत का स्टॉक मार्केट है हाल ही में तेजी से बढ़ा और कुछ समय के लिए हांगकांग के बाजार को भी क्या था, पीछे छोड़ दिया था। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि अगर हम जनवरी 2024 की बात करें
तो उस टाइम पे जो भारत का जो शेयर बाजार था यानी कि बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन हांगकांग से बड़ा हो गया था और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया था। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जोखिम को लेकर छोटे निवेशकों को चेतावनी देने या जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजर है फाइनेंशियल कार्रवाई करने के लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको क्या है, रेगुलेटरी बॉडी देखने को मिलेगा और वो कौन देखने को मिलेगा, SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, जो रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी है उसको रेगुलेट करने के लिए ये बीच बीच में कार्रवाई यानी कि ये कड़ी कार्रवाई करते हैं और अपनी गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर SEBI समय समय पर गाइडलाइन और अलर्ट जारी भी करता है। तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाता है और राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। यानी कि पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट हमारा क्या था, करेक्ट था। एट्थ, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में भी आपके पास 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ये क्वेश्चन पूछा था एकदम जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके पैटर्न में, ठीक है। तो देखिए जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, आप ये कह सकते हैं इजी क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था कि ये मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, सर्कुलर इकोनॉमी के रिगार्डिंग में पूछा गया है। अब सबसे पहले समझिए कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है वो होता क्या है। देखिए अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें जो प्रोडक्शन है और इसका जो कंजप्शन है वो इस तरीके से किया जाता है कि इसमें जो रिसोर्सेस है उसका क्या हो, कम यूज हो, यानी कि उसका जो यूज है वो अधिकतम हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके और जो वेस्ट है वो क्या हो, इसका बहुत ही ज्यादा कम हो। ये होता है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी। इन शॉर्ट समझिए कि इसमें जो रिसोर्सेस है वो इस तरीके से यूज किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी जितना ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है। किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और कंजप्शन के लिए। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट कहता है कि सर्कुलर इकोनॉमिक रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल का कम उपयोग करते हैं और दोबारा उसी चीज को बनाते हैं उसका रीयूज करके, तो इसमें जो एनर्जी है उसकी जो कंजप्शन होती है, खपत होती है, वो क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी वजह से जो हमारा CO2 यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी जो एमिशन है वो क्या होता है, हमारा कम होता है। तो इसीलिए इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस करता है यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें हमारा क्या आता है, RRR का मतलब क्या है, ये कोई मूवी का नाम नहीं है। R का मतलब है रीयूज, रिसाइकल और क्या देखने को मिलेगा, रीयूज, रिसाइकल एंड आपको देखने को मिलेगा तो तीसरा देखने को मिलेगा रिफर्बिश। ये 3 RR आपको इसका है सर्कुलर इकोनॉमी में नजर आएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या बन जाता है, बिल्कुल सही बन जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या बात करते हैं कि रॉ मटेरियल जितना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं यूज के लिए, जैसे भी मैंने बताया था, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफर्बिश। तो देखिए अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम कम से कम यूज करें और उसके स्थान पे हम पुराने जो उत्पादक होते हैं यानी कि जो प्रोडक्शंस होते हैं उसको फिर से क्या किया जा सके, उपयोग में लाया जा सके, यानी कि उसका हम क्या कर सके, रीयूज कर सके। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है वो रिड्यूस करता है वेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको, उसके वेस्ट को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यह मॉडल उत्पादन के हर चरण यानी कि जो हर एक वेस्ट होता है, मतलब जो प्रोडक्शन के जो स्टेजेस होते हैं, हर एक स्टेजेस पे वेस्ट को वो क्या करता है, मिनिमाइज करने पे जोर देता है। जैसे बची हुई सामग्री को रिसाइकल करना या उसका फिर से उत्पादन करना। तो
इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। यानी कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड, सॉरी स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और इन दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इन दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास क्या है, 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट में से बताना था इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज ऑफ रिड्यूशंस इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो कैपिटल रेपिट्स होते हैं वो क्या करता है, लायबिलिटी और कॉजेस ऑफ रिडक्शंस को क्या करता है, क्रिएट करता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल रिपेट्स। यानी कि अगर हम बोरिंग यानी कि जो उधार लेते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो इंटरेस्ट पे जो यानी कि जो लोन पे जो इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है वो किस चीज को क्रिएट करता है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्रिएट करता है। तो इन तीनों में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और यानी कि पहला, दूसरा या तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए। यानी कि हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है बट तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 10 यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का डिस्कशंस। बाकी के जो 10 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे डे 2 में। यानी कि आज हमारा क्या था, ये पार्ट 1 था। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चंस करके हम डीप में एनालाइज करेंगे। और इसके रिगार्डिंग में भी आपको कोई सजेशन देना कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा डिस्कशन चल रहा है, इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने जो आंसर बताया वही सही है। आपको लगता है कि ये आंसर सही हो सकता है, अब बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए। नेक्स्ट डे में हम उसको दोबारा क्या करेंगे, रिकरेक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।